हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th का जो हमारा सेक्शन ई होता है फिजिक्स के पेपर का, उसमें 5 नंबर के लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, उसको लेकर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 7 को। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 7 कहता है विद्युत स्थिति, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये वैद्युत स्थिति नहीं, ये वैद्युत स्थितिकी है, जहाँ पर हमारा चार्ज स्थिर रहता है, गति नहीं करता है। तो वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण निकट बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, आइए देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस की प्रमेय कहती है। यानी हमारे पास एक ये पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक Q आवेश रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो होगा फाई बराबर Q/ε0। फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होती है हमारे पास निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है गॉस की प्रमेय। आगे अभी हम देखेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम ज्ञात करेंगे समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, जिस पर हमने एक समान आवेश प्लस Q आवेश इसको दे रखा है। तो इस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो क्या है हमारे पास सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये आधा ना नहीं है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। यानी जो आवेश इसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित है उसकी तीव्रता को ये दर्शाता है। तो हमें इस चादर से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी चादर है वो अनंत विस्तार की है, तो हमने सममिति के कारण मान लिया है कि इस पृष्ठ का, ये चादर को जो पृष्ठ है उसके दूसरी ओर एक बिंदु P' रहा होगा, उसकी दूरी भी इस चादर से r ही रहेगी। तो हमने देखिए क्या किया, इस बिंदु P से और बिंदु P' से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। गॉसियन पृष्ठ इसलिए खींचा है क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है। आइए इसके ऊपर की थ्योरी हम देखते हैं, क्या कहती है इसकी थ्योरी। माना किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जो भी समझाया था हमने आपको। हमें चादर से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए r दूरी पर इस चादर से एक बिंदु P हमने दिखाया हुआ है। माना प्लेट की दूसरी ओर कोई बिंदु P' है। देखिए इस प्लेट की दूसरी ओर यानी पीछे की तरफ हमने एक बिंदु P' माना हुआ है। अतः चादर से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। हमने इस चादर से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ये आपको दिखा रखा है। अतः बिंदु P व P' पर उपस्थित क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए हमने मान लिया बिंदु P से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा उसका मान हमने φ1 मान लिया, और बिंदु P' से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका मान हमने φ2 मान लिया। अब जब हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को सीधे बीजगणितीय योग से उनका मान निकाला जाता है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई हो जाएगा वो होगा हमारे पास φ1 + φ2। अब कोई भी पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, वो E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं हम बंद पृष्ठ समाकलन। वो होता है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू dA वेक्टर। जो भी हमारे पास क्षेत्रफल वेक्टर है उसका हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया हुआ है। इसी तरीके से φ2 होगा हमारे पास E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। हम जानते हैं जैसे A डॉट B वही रूप है, ये A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये होता है हमारे पास AB cos थीटा। इसी तरीके से हम इसका भी मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारे पास क्लोज पाथ इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। अब हम इस थीटा का मान ज्ञात करेंगे।
तो देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास बिंदु ए है, बिंदु पी है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो हमारा आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित है वो पूरे पृष्ठ पर नहीं है। एक बड़ा आवेश इस बिंदु प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये छोटा बिंदु पी है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है। तो बिंदु पी पर हमने एक प्लस क्यू नॉट आवेश रख दिया। तो देखिए, ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। तो यही हमारे पास बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और यही दिशा हमारे पास सेम पी डैश पर भी होनी है, क्योंकि पी डैश हमारा इस दिशा में है। तो इस पर भी आप प्लस क्यू नॉट आवेश रखेंगे तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये बिंदु पी डैश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने इस तरीके से निकाल ली। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से बिंदु पी डैश पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास ये हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीए वेक्टर की। जैसे देखिए, डीए वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक पृष्ठ है उस पर अभिलंबवत बाहर की तरफ एक वेक्टर खींच दीजिए, वो उस क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाता है। जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर हमने अगर ये मार्कर इस तरीके से इस पृष्ठ के अभिलंबवत हमने रख दिया, तो इसकी जो हमारा वेक्टर होगा, ये जो एकांक सदिश होगा, वो इस क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा पी क्षेत्रफल है, इस तरीके का पी पॉइंट हमने ये क्षेत्रफल इस तरीके से दिखा रखा है। अगर हम इस पर अभिलंबवत इसके पृष्ठ के अभिलंबवत इस तरीके से इस वेक्टर को खींच दें, तो ये इसकी डीए वेक्टर की दिशा को दर्शाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को दर्शाता है। तो यानी बिंदु पी पर हमारा डीए वेक्टर इसी दिशा में हो जाएगा। इसी तरीके से बिंदु पी डैश पर भी हमारा डी ए वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसी दिशा में हो जाएगा। तो अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम, हमारा ई वेक्टर इसी दिशा में है और डी ए वेक्टर भी इसी दिशा में है। इसी तरीके से इस बिंदु पर भी हमारा ई वेक्टर इस दिशा में है और डी ए वेक्टर भी इसी दिशा में है। यानी दोनों वेक्टर हमारे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है। और जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो वो समांतर दिशा में कहलाते हैं और उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 होता है। यानी थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान हमारे पास 1 होता है। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी नियत है, तो जो राशियां नियत होती हैं वो समाकलन के चिन्ह से बाहर लिख दी जाती हैं। तो हमारे पास अंदर हो जाएगा डी ए, कॉस 0 का मान हमारे पास 1 हो जाना है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी हो जाना है, ई हमारा बाहर हो जाना है, डी ए। डी ए का समाकलन हो रहा है तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा ए। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारे पास ई ए। अब ई ए प्लस ई ए ये हो जाएगा हमारे पास 2 ई ए। यानी बिंदु पी से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा हमारे पास फाई बराबर 2 ई ए। आगे देखते हैं अब हम। तो हमें यहाँ से ई का मान निकालना है, हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 2a अपॉन में आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ई का मान हो जाएगा फाई बट्टे 2a। देखिए, ये 2 और a अपॉन में आ जाएगा तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आ गया वो हो गया फाई बराबर ई बराबर फाई अपॉन 2a। अब हम इसमें करेंगे गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल। तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू होता है हमारे गॉसियन प्रश्न में जितना भी आवेश घेरा हुआ है उसका परिमाण। तो जैसे हम जानते हैं सिग्मा बराबर हम होता है हमारे पास क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा हमारे पास क्यू होती है। यहाँ इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई किए लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू ए और 1 इंटू क्यू। तो क्यू का मान हमारे पास सिग्मा इंटू ए आ गया, इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस की प्रमेय से फाई का मान आ गया, जो वैद्युत फ्लक्स बिंदु पी से गुजर रहा होगा उसका मान आ गया। अब देखिए, इसका मान हम इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं, इस समीकरण को हम 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से फाई का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो हो जाएगी फाई का मान हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 2a।
उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ये नीचे जाएगा और ये संख्या हमारी ऊपर आएगी। तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। देखिए ये a से a कैंसिल हो जाएगा और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन पर कूलाम। इस तरीके से हमने इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल लिया। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण का जो व्यंजक आया है, जो फॉर्मूला आया है, उसमें r नहीं आया है। जो हमने दूरी r मानी थी उसका कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिंदु चाहे प्लेट के पास हो या प्लेट से काफ़ी दूरी पर जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं कि हमारी चादर है वो अनंत विस्तार की है, यानी उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हर बिंदु पर एक समान होगी। कभी कभी इसका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण है और जो हमने बिंदु की दूरी मानी है उसके साथ कभी कभी हमसे ग्राफ खींचने के लिए कहा जाता है। अगर वो ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए हमसे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्स अक्ष पे जो हमने लिया है वो दूरी को दर्शाया है और वाई अक्ष पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा दिया। तो जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो इस तरीके से एक सीधी रेखा में आता है। यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया हुआ है। ये जो हमारे पास होगा ये अधिकतम वैल्यू होगी जो हमने अभी अभी ज्ञात की है। ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं R का मान आप कुछ भी कीजिए, आप चाहे R के मान को बढ़ाइए या कम कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको E का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। R का मान अगर अभी और बढ़ा लें तो यहाँ भी हमें E का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर R का मान 1 है, R का मान 2 है। इस तरीके से हम R के मान को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफी प्रदर्शन भी देखा है। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन पूरा हो गया। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेरी है आपको, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जो भी हम क्वेश्चन किए हैं उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो लेक्चर भी आगे क्वेश्चन 8 पर मिल जाएगा।